हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बैंकर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को कवर करेंगे। इसमें हम ओम्बड्समैन, आरटीआई और जो पोपरा एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे हर बार 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में इजीली पूछे जाते हैं। सो और ये टॉपिक थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है, आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना पड़ेगा बिकॉज अगर आप कुछ मिस करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। फ्रेंड्स, तो फोकस के साथ इस क्लास में बने रहे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 में आरबीआई ने इसको लॉन्च किया था। कब कब आई थी स्कीम? 2021 में। 2021 में आरबीआई ने इसको स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। सो अगर इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम की बात करें तो इसको कब कब इंट्रोड्यूस किया था? 12 नवंबर 2021 में। ठीक है, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था इसको। और ये स्कीम किस लिए लॉन्च की गई थी, किस लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? इसको इसलिए किया गया था कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है, जो कस्टमर की कंप्लेंट्स है, उनका रिजोल्यूशन उसको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि जो कस्टमर कंप्लेंट करते थे फिर उनका रिजोल्यूशन नहीं होता था, तो फर्दर कोई ऐसी बॉडी थी नहीं जहां वो अपना ग्रीवेंस रिड्रेसल करवा सके, जहां पे वो फर्दर कंप्लेंट कर सके, अपना रिजोल्यूशन करवा सके, सेटिस्फाई हो सके। उस चीज को ओवरकम करने के लिए जो बैंक्स और एनबीएफसी या फिर जो भी पेमेंट सर्विस एग्रीगेटर जैसे एनपीसीआई हो गया, या फिर कोई भी पेमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, उसकी जो कंप्लेंट है उसको रिजोल्व करने के लिए आरबीआई ने इसको लॉन्च किया था। और इसका मेन मोटो क्या था? वन नेशन वन ओम्बड्समैन स्कीम। इसका मतलब ये है कि जैसे एक ही कंट्री में एक ही ओम्बड्समैन स्कीम हो, सो दैट कि सभी जितने भी सिटीजन जिनकी भी कोई भी ग्रीवेंस है, जो जो क्वेरी है या कोई कंप्लेंट है, उसका रिजोल्यूशन नहीं हो रहा, सो वो वन पॉइंट पे उसको रिजोल्व करा सके। अगर स्कीम की एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है स्कीम? ये स्कीम मैंने बताया ना कहाँ कहाँ, जहाँ पे आरबीआई एक्ट 1934 एप्लीकेबल है, जहाँ पे जिस जो जो एंटिटीज जिन पे जो आरबीआई एक्ट 1934 और बीआर एक्ट 1949 के अंडर रेगुलेट होती हैं, वो सब जैसे बैंक हो गए, एनबीएफसी हो गए, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, या फिर पेमेंट्स एंड एक एक है पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, जैसे एनपीसीआई हो गया। कोई पेमेंट्स करनी यूपीआई के थ्रू करनी है, सो दैट कि वो किसके अंडर आएगा? पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। या कोई आरटीजीएस हुई, वो भी इसी के अंडर आएगा। ठीक है। सीआईसी है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट, जैसे सिबिल हो गया। ठीक है, सिबिल हो गया, या फिर जो भी सीआईए रिपोर्ट है, एक्सपीरियन हो गया। ठीक है, वो सब मान लो उनके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, तो वो सब उन सब के लिए कंप्लेंट कर सकता है कस्टमर। अगर इन सब से रिलेटेड कोई भी कस्टमर की कंप्लेंट है तो वो अप्लाई कर सकता है। ये स्कीम इन पे एप्लीकेबल है, ये नहीं कि जैसे मान लो इंश्योरेंस की कोई क्वेरी है, तो वो नहीं है कि जैसे मान लो इंश्योरेंस का कोई रिजोल्यूशन नहीं हो रहा और वो ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर रहा है, वो चीज नहीं, क्योंकि वो उनको रेगुलेट आरबीआई नहीं करता, वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर 49 के अंडर रेगुलेट नहीं होते। सो ये स्कीम केवल इन 4 एक्ट के अंडर जो जो फैसिलिटीज हैं या जो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे ही एप्लीकेबल है। अगर स्कोप ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट की बात करें तो मैंने बताया था कि कंप्लीट इंडिया में इसका स्कोप है, ये कंप्लीट इंडिया में इसकी फाइलिंग हो सकती है, इसके अगेंस्ट जो भी कंप्लेंट है उसको फाइल कंप्लीट इंडिया में, होल इंडिया कहीं भी किया जा सकता है। ठीक है। आरबीआई ने अपने ओम्बड्समैन या फिर डिप्टी ओम्बड्समैन जो भी ऑफिसर्स है वो अपॉइंट कर रखे हैं इस चीज को रिजोल्यूशन के लिए। जो ओम्बड्समैन स्कीम में रिजोल्यूशन के लिए जो ऑफिसर डेप्यूट होता है उसको क्या बोलते हैं? ओम्बड्समैन। और ओम्बड्समैन के फर्दर जो उसको असिस्ट करता है उसको बोलते हैं डेप्यूटी ओम्बड्समैन। मैक्सिमम पीरियड ये एग्जाम में के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ओम्बड्समैन का मैक्सिमम टेन्योर कितना हो सकता है? 3 इयर्स। वन टाइम में 3 इयर्स हो सकता है, फर्दर इसको रीअपॉइंट या एक्सटेंड करें वो चीज अलग है, लेकिन उसका कार्यकाल अगर पूछे कि टेन्योर कितना होता है ओम्बड्समैन का, 3 इयर्स के लिए अपॉइंट हो सकता है। ठीक है। क्लेम कंप्लेंट अगर किसी को करनी ओम्बड्समैन के अंडर तो क्या करेगा? एक तो आरबीआई का सीएमएस पोर्टल है जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, वो, या फिर ईमेल कर सकता है, या फिर फिजिकल फॉर्म मतलब फिजिकली उसको बाई पोस्टल या फिर कोई कोरियर से जो आरबीआई का ऑफिस है ओम्बड्समैन का वहां पे कर सकता है। ये चंडीगढ़ में है। कहाँ है ये? चंडीगढ़ में है, यहाँ पे हो सकती है।
ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं कंप्लेंट के लिए, किस बेसिस पे, किस चीज के अगेंस्ट अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट करना चाहता है वो कर सकता है। तो ये नहीं कि मान लो किसी भी चीज के लिए, मैंने बताया ना, अगर मान लो इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई क्वेरी है या मान लो उसके अदर कोई क्वेरी है और उसके लिए कंप्लेंट आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। सो कंप्लेंट किस चीज के लिए की जा सकती है, मान लो कोई सर्विस, जैसे मान लो बैंक में कोई सर्विस लेने गए, डेफिशिएंसी इन सर्विस है, मान लो उसने कोई चीज के लिए जैसे कोई गलत उसका कोई चार्ज कट गया, ठीक है, किसी कस्टमर के गलत चार्जेस डेबिट हो गए अकाउंट से और वो रिवर्स नहीं कर रहा बैंक, या नहीं हो पा रहे, या कोई ऐसी सर्विस है जो जिसके लिए कस्टमर ने अप्लाई किया था बट मान लो वो सर्विस उसको मिल नहीं रही है, सो वो कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है। और या फिर कब कब कंप्लेंट करेगा ओम्बड्समैन को, पहले उसको बैंक को कंप्लेंट करना पड़ेगा, अगर बैंक उसका रिजोल्यूशन नहीं करता है फिर वो ओम्बड्समैन को कंप्लेंट करेगा, अदरवाइज ये नहीं कि डायरेक्ट ओम्बड्समैन को कंप्लेंट कर रहा है। तो एक केस में कि डेफिशिएंसी इन सर्विस जब उसको होता है, ये नहीं कि वो बैंक में गया और ऐसे ही कि उसको बैंक का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगा और उसने कंप्लेंट डाल दी, उसने देखा कि हाँ यहाँ पे बैंक में बैंक का प्रेमिसेस है जो ब्रांच का, उसमें मिट्टी है और उसने कंप्लेंट डाल दी कि नहीं मैं ब्रांच में गया था तो वहां पे उसका उसमें मिट्टी थी, या फिर मान लो क्योंकि कस्टमर आएंगे तो मिट्टी मिलेगी ना, तो सो दैट कि वो उस चीज के लिए कंप्लेंट नहीं कर सकते, अपना कोई सजेशन देने के लिए, जैसे मान लो वो सजेशन दे कि मैं बैंक में गया था तो वहाँ पे टीवी की फैसिलिटी होनी चाहिए, वहाँ पे एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी होनी चाहिए, बच्चों के लिए प्ले गेम्स होनी चाहिए, ऐसी कंप्लेंट्स नहीं कर सकता वो, ठीक है। वो डेफिशिएंसी इन सर्विस है, बैंक की साइड से कोई सर्विस में अगर कोई उसको डेफिशिएंसी हुई है, या उसका जो भी उसका उसने जो भी चीज के लिए अप्लाई किया था वो उसका काम टाइम पे नहीं हुआ, या फिर वो गलत तरीके से हुआ, वो सब अप्लाई करके उसके चार्जेस डेबिट हो गए, तो उस चीज के लिए कंप्लेंट कर सकता है। इनवैलिड कंप्लेंट्स कौन सी होती हैं, वो मान लो जैसे मैंने अभी बताया ना कि कोई सजेशन दे रहा है, अगर मान लो कोई सजेशन दे रहा है, सपोज दैट कि वो उसने यही सजेशन दिया कि बैंक में जाए तो उसमें एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी होनी चाहिए, बुक्स होनी चाहिए टाइम पास के लिए, रीडिंग के लिए, या फिर बच्चों को साथ में लेके जाए तो उनके लिए प्लेइंग गेम्स वगैरह और वो सब एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये सब सजेशंस अगर कंप्लेंट करता है तो वो ट्रीट नहीं होंगे, शैल नॉट बी ट्रीटेड, या कुछ भी ऐसी जो सजेस्ट किया जा रहा हो कि नहीं होंगे। नेक्स्ट है टाइम फ्रेम फॉर रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स के रिजोल्यूशन के लिए टाइम फ्रेम क्या है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने स्टार मार्क किया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में कि जो रिजोल्यूशन है कंप्लेंट्स का वो टाइम फ्रेम क्या है, कितने टाइम के अंदर उसको रिजोल्व कर देना है कंप्लेंट को। सो बैंक को जो रिप्लाई है, जो भी ओम्बड्समैन में कंप्लेंट हुई, ठीक है, जो भी कस्टमर ने कंप्लेंट करी, सो बैंक का उसका रिप्लाई कस्टमर ओम्बड्समैन को कितने टाइम के अंदर देना है, 15 डेज। 15 डेज के अंडर अंडर जब जब जैसे ही वो कंप्लेंट रिसीव हुई ओम्बड्समैन को, तो उसका रिप्लाई 15 डेज के अंदर देना है ओम्बड्समैन को। अगर किसी केस में 15 डेज के अंदर बैंक कोई भी उसका, जैसे मान लो जो 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 भी चीजें ओम्बड्समैन ने मांगी, जैसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या कोई एविडेंस मांगा, और वो नहीं कर पाया बैंक प्रेजेंट, तो ओम्बड्समैन अवार्ड पास कर सकता है ऑर्डर के अगेंस्ट कि आप बैंक उस चीज को प्रोवाइड नहीं कर पाया, सो फॉल्ट इज इन ऑन द बैंक साइड, और उसको अवार्ड पास कर सकता है। टाइम फ्रेम फॉर रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट में एक चीज और है कि अगर मान लो 15 दिन में वो कंप्लेंट रिजोल्व नहीं हो पाई, 15 दिन में बैंक रिजोल्व नहीं कर पाया, सो वो बैंक क्या कर सकता है, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर, ये हर सर्कल और एक्चुअल लेवल पे होते हैं फ्रेंड्स, सो ये क्या करेगा, ये रिटर्न रिक्वेस्ट कर सकता है ओम्बड्समैन को कि टाइम के एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि मान लो कोई चीज ऐसी डिमांड की गई ओम्बड्समैन से, ओम्बड्समैन ने जो बैंक से कोई ऐसी चीज डिमांड करी जो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, उसको टाइम लग रहा है बैंक को वो चीज प्रेजेंट करने में के लिए, या कोई एविडेंस है उसको प्रेजेंट करने में टाइम लग रहा है बैंक को, सो उस केस में वो एक्सटेंशन ले सकता है, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर रिटर्न रिक्वेस्ट पे एक्सटेंशन ले सकता है 15 डेज के अंदर, अगर वो नहीं होती है सो उस केस में। नेक्स्ट है, अगर मान लो कंप्लेंट कब कब ये माना जाएगा कि कंप्लेंट रिजोल्व हो चुकी है, ठीक है। सो मान लो जैसे मान लो ओम्बड्समैन में किसी ने कंप्लेंट करी, सो वो कंप्लेंट रिजोल्व कब हो जाएगी, एक तो तरीका क्या है कि मान लो बैंक उस कंप्लेनेंट से बात करे, ठीक है, वो सेटल कर ले चीज को कि जो भी आपकी जो भी कंप्लेंट है हम उसको रिजोल्व कर देंगे, या फिर मान लो जैसे किसी कस्टमर ने कंप्लेंट की कि मेरा इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट में लोन अकाउंट था
ठीक है, लोन अकाउंट था, उसमें इंटरेस्ट का उसने उस इंटरेस्ट के लिए कंप्लेंट की, मेरा गलत इंटरेस्ट लग गया, ये जो भी चीज है। और बैंक ने जैसे जैसे ही ओम्बड्समैन में कंप्लेंट हुई तो बैंक के पास आएगा कि ऐसे ऐसे ये कंप्लेंट हुई है और आपको ये एविडेंस आपको या फिर ये चीजें इसका रिप्लाई देना पड़ेगा बैंक को कि भाई ये क्यों हुआ है ऐसा, ये सही है, या बैंक को अपना पॉइंट तो रखना पड़ेगा ना कि जी ये इंटरेस्ट इसलिए ऐसा लगा, इतना ज्यादा इसलिए लगा, या ये सब हुआ। ठीक है, अब मान लो जैसे ही कंप्लेंट आई, बैंक ने सीधा अप्रोच किया किसको, कस्टमर को। बैंक ने अप्रोच किया कस्टमर को। ठीक है, अब कस्टमर से बैंक का क्या हो गया, समझौता हो गया एक तरीके से। ठीक है कि जी हम आपको ये आपकी सिचुएशन है और ऐसे ऐसे इस वजह से आपका इंटरेस्ट ज्यादा लगा था। और अगर कस्टमर उस चीज पे सहमत हो जाता है और वो रिटर्न रिक्वेस्ट देता है कि मेरी कंप्लेंट का रिजोल्यूशन हो गया, या फिर मान लो समझा नहीं और मान लो बैंक ने किया कि ठीक है हम आपको इतनी अमाउंट जो आपका लॉस हुआ वो पे कर देंगे। ठीक है, सो और कस्टमर हो गया एग्री, कस्टमर ने रिटर्न में दिया बैंक को। कस्टमर ने क्या किया, रिटर्न में दिया बैंक को। ठीक है, उस केस में क्या होगा, वो कंप्लेंट वापस हो जाएगी, वहीं पे रिजोल्व मानी जाएगी कि कस्टमर इज सेटिस्फाइड। ठीक है, या फिर ये बताया ना मैंने कि अगर कस्टमर एग्री हो गया तो उस केस में वो माना जाएगा कि वो एग्री हो गया। या फिर मान लो वॉलंटरीली कस्टमर कंप्लेंट विड्रॉ कर ले, वॉलंटरीली ठीक है मैं अपने कस्टमर कंप्लेंट विड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने बताया था ना कि बैंक ने उसको कंप्लीटली समझा दिया कि आपका ये चीज क्यों हुआ था। ठीक है, और वो समझ गया। या फिर मान लो अपनी स्वेच्छा, अपनी इच्छा से तो कोई कस्टमर नहीं करता, उसको या तो समझाना पड़ेगा, कंपेंसेट बैंक लेवल पे हो गया तो उसने रिटर्न में दे दिया, सो उसको वो विड्रॉ कर लेगा कंप्लेंट को, सो वो रिजोल्व मानी जाएगी। नेक्स्ट है अवार्ड बाय बैंकिंग ओम्बड्समैन। अब अवार्ड है जो अगर मान लो एक कंप्लेंट है, ठीक है, और वो 30 डेज के अंडर अंडर सेटल नहीं हुई, जब वो कंप्लेंट रिसीव हुई ओम्बड्समैन को और उसके 30 डेज के अंदर अंदर वो बैंक रिजोल्व नहीं कर पाया, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या कर सकता है, अवार्ड पास कर सकता है। हमने पीछे देखा था अगर 15 डेज के अंदर बैंक रिप्लाई नहीं करता है, बैंक रिप्लाई अगर 15 डेज के अंदर नहीं करता है तो बैंकिंग ओम्बड्समैन अवार्ड पास कर सकता है। बट अगर मान लो 15 डेज में वो उसने तो बैंक ने रिप्लाई ही नहीं किया था ना, इस केस में बैंक ने रिप्लाई किया सब चीजें की, लेकिन वो कंप्लेंट रिजोल्व नहीं हुई, ना तो कस्टमर लेवल पे ना बैंक उसको उसको मतलब जस्टिफाई कर पा रहा है कि ओम्बड्समैन को कि हाँ ये चीज इस वजह से हुई है। एविडेंस उसके प्रॉपर नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, एविडेंस है लेकिन वो बैंकिंग ओम्बड्समैन उससे सेटिस्फाइड नहीं है, सो उस केस में अवार्ड पास कर सकता है। ठीक है, कस्टमर ओम्बड्समैन को कंप्लेंट कब कर सकता है, ये है इंपॉर्टेंट। जैसे सबसे पहले तो ये समझो कि कस्टमर ओम्बड्समैन में कब जाएगा कंप्लेंट करने। सबसे पहले क्या होगा, कस्टमर बैंक में कंप्लेंट करेगा। ठीक है, बैंक में कंप्लेंट की, उससे 30 डेज के अंदर अंदर बैंक के पास टाइम है कि वो रिजोल्व करे। बैंक अगर 30 डेज के अंदर रिजोल्व नहीं कर पाए कस्टमर की कंप्लेंट, देन आफ्टर 30 डेज कस्टमर कहाँ कंप्लेंट कर सकता है, ओम्बड्समैन में। ठीक है, ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकता है कस्टमर। ठीक है, 30 डेज के बाद, कंप्लेंट के 30 डेज के बाद अगर बैंक का 30 डेज के अंदर सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आया, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है या रिप्लाई ही नहीं आया, कुछ भी ऐसा है कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है बैंक से 30 दिन की कंप्लेंट के 30 डेज तक उसको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकता है। ऐसा नहीं कि बैंक ने उसका चार्जेस कट कर उसने डायरेक्ट ओम्बड्समैन में कंप्लेंट डाल दी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ओम्बड्समैन ने कर दिया। अब बैंक के पास जैसे ओम्बड्समैन में कंप्लेंट आई, बैंक के पास कितने टाइम है, 15 डेज का। ठीक है, जो फर्दर एक्सटेंड हो सकता है। अब फर्दर 15 डेज एक्सटेंड करा लिया तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको बैंक को रिजोल्व करना पड़ेगा। अगर 30 डेज में नहीं कर पाता तो क्या हो जाएगा, अवार्ड पास हो जाएगा। ठीक है, अवार्ड कर सकता है ओम्बड्समैन। ठीक है, अब कस्टमर कंप्लेंट कितने टाइम के अंदर कर सकता है, 30 डेज के बाद कितने टाइम के अंदर अंदर, जैसे मान लो 30 डेज के बाद कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन 30 डेज के बाद ये नहीं कि 5 साल बाद कर रहा है, 10 साल बाद कर रहा है, नहीं, 30 डेज अप टू 1 ईयर, 30 डेज अप टू 1 ईयर, 30 डेज के बाद। और जब जब वो 30 डेज हो जाए, या फिर बैंक मान लो 30 डेज जरूरी नहीं है, मान लो जैसे कस्टमर ने कंप्लेंट दी बैंक में और बैंक ने 10 डेज में ही रिप्लाई दे दिया कंप्लेंट का, ठीक है, और उससे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, तो ये इन 10 डेज के बाद भी कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है, लेकिन बट कितने टाइम के अंदर, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। ठीक है, या तो कंप्लेंट का रिप्लाई रिसीव हो जाए उसके विद इन 1 ईयर, या फिर 30 डेज जो भी है। ठीक है, एंड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट।
ये इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स, हर बार पूछा जाता है ये, ठीक है? नेक्स्ट है अवार्ड बाय बैंकिंग ओम्बड्समैन। अब अवार्ड की अगर बात करें कि ओम्बड्समैन कितना अवार्ड एक कंप्लेंट के अगेंस्ट कर सकता है, ओम्बड्समैन की पावर्स क्या-क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट डाल रहा है, उसका डिस्प्यूट अगर कितनी भी अमाउंट का हो, चाहे कितने भी करोड़ का हो, कितना भी हो, अमाउंट मैटर नहीं करती, ठीक है? अमाउंट मैटर नहीं करती, चाहे कितनी भी अमाउंट का क्लेम डिस्प्यूट हो, ओम्बड्समैन में कस्टमर कंप्लेंट डाल सकता है, ठीक है? ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि कितनी अमाउंट तक का क्लेम और डिस्प्यूट ओम्बड्समैन में कंप्लेंट हो सकती है उसकी, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? कंप्लेंट करने की, चाहे डिस्प्यूट कितनी भी अमाउंट का हो। और ओम्बड्समैन अगर अवार्ड पास करेगा सो वो क्या है, मैक्सिमम कितना कंपेंसेशन कर सकता है, 20 लाख। कितना कर सकता है, 20 लाख। ओम्बड्समैन मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख तक का अवार्ड पास कर सकता है, और 1 लाख जिसमें किस चीज के लिए स्पेशल, जो कंप्लेंट को हरेसमेंट हुई है, टाइम या एक्सपेंसिव जो उसके लगे हैं, उस चीज में एफर्ट्स लगे हैं, उस चीज के लिए, ठीक है फ्रेंड्स? मान लो जैसे एक कस्टमर था और उसको क्या हुआ कि जैसे मान लो कोई सपोज दैट एटीएम से पैसा विड्रॉ किया था, ठीक है? एटीएम से अमाउंट विड्रॉ की थी, मान लो सपोज दैट 5000, ठीक है? अब कस्टमर का क्या हुआ कि एटीएम से पैसे विड्रॉ नहीं हुए, अकाउंट से डेबिट हो गए, अकाउंट से डेबिट हो गए, बट कस्टमर के अकाउंट में वापस क्रेडिट नहीं हुए, और वो एटीएम ने विड्रॉ भी नहीं किया, डिस्पेंस भी नहीं किए, ठीक है? अब कस्टमर ने क्या किया, कंप्लेंट की। कस्टमर ने कंप्लेंट की तो उस टाइम पे बैंक क्या करता है, अपने अपने एंड पे स्क्रूटनी करता है। मेन सबसे पहली स्क्रूटनी क्या है कि रिकंसाइल करेगा एटीएम को, रिकंसाइल करेगा, ठीक है? रिकंसाइल भी नहीं हुआ, उसमें भी नहीं मिला पैसा, फिर फुटेज, सीसीटीवी, ठीक है? फुटेज चेक की, उसमें भी नहीं मिला, बैंक के साइड पे मतलब उसका कस्टमर का रिजोल्यूशन नहीं हो पाया। कस्टमर ने क्या किया, ओम्बड्समैन को अप्रोच किया, ठीक है? ओम्बड्समैन में कंप्लेन गई, बैंक ने क्या किया कि बैंक ने अपनी स्क्रूटनी तो बैंक पहले ही कर चुका था, ठीक है? तो वो फर्दर उसको कंपनसेट नहीं कर पाए कस्टमर को, ठीक है? कस्टमर को कस्टमर का रिजोल्यूशन नहीं कर पाया बैंक, ठीक है? ओके। सो बैंक ने कस्टमर का रिजोल्यूशन नहीं कर पाया, तो ओम्बड्समैन ने क्या किया, अवार्ड पास किया। अब जो कस्टमर को जैसे बैंक में कंप्लेंट करी, बैंक के चक्कर लगाए, बहुत कुछ हुआ, ठीक है? और जो 5000 रुपए की वजह से मान लो उसका कोई जैसे मान लो कोई उसको हॉस्पिटल में उस पैसे की जरूरत थी या कहीं भी जरूरत थी, तो उसका एक तरीके से हरेसमेंट हुआ है, ठीक है? बार-बार वो उसने मान लो बैंक के 10 चक्कर लगाए, तो उस चीज के लिए भी सो ओम्बड्समैन क्या कर सकता है, ये सब हरेसमेंट जो हुई और जो टाइम की नीड को देखते हुए जो एक्सपेंसेस हुए उसके आने जाने के या जो भी मान लो, तो उसके लिए उसको कंपेंसेट कर सकता है। तो मान लो जैसे ओम्बड्समैन ने क्या किया, उसको बोला कि ये कस्टमर का हरेसमेंट हुआ है, सो 2000 रुपए उसने अवार्ड कर दिया कि 2000 रुपीज, 5000 तो उसको देने ही देने हैं बैंक को, जो उसका लॉस हुआ है वो तो कस्टमर के थे ही, कस्टमर की तो उसमें कोई गलती ही नहीं है, और 2000 प्लस उसके हरेसमेंट के कस्टमर को पे करने पड़ेंगे। तो बैंक क्या करेगा, फिर बैंक को 7000 रुपीज कस्टमर को पे करना पड़ेगा, अगर ओम्बड्समैन ने अवार्ड कर दिया सो उस केस में। तो मैक्सिमम ये हरेसमेंट के लिए अवार्ड कितना कर सकता है ओम्बड्समैन, 1 लाख रुपए, ठीक है? और कंपेंसेशन अप टू 20 लाख तक का कंपेंसेशन उसको प्रोवाइड करा सकता है ओम्बड्समैन। नेक्स्ट है कंप्लायंस ऑफ द अवार्ड। अब जैसे मान लो ओम्बड्समैन ने क्या कर दिया, अवार्ड पास कर दिया, ठीक है? तो उसको कंप्लाई कैसे करना है, ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये स्टार मार्क की मतलब इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इन स्लाइड से, सो इन स्लाइड्स को ध्यान से देखना। अब मान लो ओम्बड्समैन ने क्या किया, अवार्ड पास कर दिया, ठीक है? सो अवार्ड लैप्स कब हो जाएगा, अगर कस्टमर उसको 30 डेज के अंदर अंदर 30 डेज के अंदर अंदर उसकी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं देता है, ठीक है? मान लो जैसे ओम्बड्समैन ने अवार्ड पास किया और 30 डेज के अंदर अंदर कस्टमर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसका रिटर्न में नहीं दिया कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, तो वो अवार्ड लैप्स हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद उसका
कस्टमर का कोई रिजोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अब उसने ओम्बड्समैन ने तो अवार्ड पास कर दिया था, अब इसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो सेटिस्फाई अब कैसे होगा कस्टमर? वो तो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो 30 डेज के अंदर अंदर उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और बैंक को क्या करना है 30 डेज के अंदर अंदर, जब जैसे ही एक्सेप्ट हो जाए, कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया अवार्ड, उसके 30 डेज के अंदर अंदर क्या होगा, उसको अवार्ड को कस्टमर को उसका कर देना है कंपेंसेशन। 30 डेज के अंदर अंदर कस्टमर को वो अमाउंट प्रोवाइड कर देनी है बैंक को। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि 30 डेज के अंदर अंदर एक्सेप्ट ही क्यों करे? अगर मान लो कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहे, कि वो संतुष्ट नहीं हो, तो उस चीज के लिए क्या है, अपील कर सकता है। क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। अपील कैसे करेगा? 30 डेज के अंडर अंडर, जैसे 30 डेज नहीं हुए हैं, सो वो उस केस में अपील कर सकता है ओम्बड्समैन को, अपीलेट अथॉरिटी को, कि मैं इस चीज से अब एग्री नहीं हूं, आप एक बार वापस स्क्रूटनी कीजिए और मेरा रिजोल्यूशन कीजिए। ठीक है, तो उस चीज के लिए टाइम क्या है, बैंक और कंप्लेनेंट। ऐसा नहीं कि कंप्लेनेंट ही उसको वो करा सकता है, बैंक भी अगर मान लो संतुष्ट नहीं उस चीज से, बैंक को लग रहा है कि नहीं ये चीजें जो मैंने एविडेंस प्रोवाइड किए ये सफिशिएंट है, और जो ओम्बड्समैन है उसके साइड पे वो उसने जो जो भी अवार्ड पास किया वो ठीक नहीं है, सो वो भी अपील कर सकता है, बैंक भी अपील कर सकता है और कंप्लेनेंट भी अपील कर सकता है। पर कितने टाइम के अंदर अंदर? 30 डेज, जब अवार्ड पास हो जाए उसके 30 डेज के अंडर अंडर अपील कर सकता है, उसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं फ्रेंड्स। तो ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है बैंक का इंटरनल ओम्बड्समैन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन था जो आरबीआई का था, जो अभी हमने देखा, अभी जो हमने कवर किया वो आरबीआई का इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन था। अब है बैंक का इंटरनल ओम्बड्समैन। सबसे पहले ये कब हुआ था? इंटरनल ओम्बड्समैन की डायरेक्शंस कब आई थी? किसके? 2023 में। 2023 में इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 2021 में। ठीक है, 2023 में किसकी सजेशन पे आई थी, रिकमेंडेशन किसकी थी? दामोदरन कमेटी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। दामोदरन कमेटी के सजेशंस पे 2023 में इंटरनल ओम्बड्समैन को इंट्रोड्यूस किया गया था कंसेप्ट को। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो बैंक को है चीफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है एज एन इंटरनल ओम्बड्समैन। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे मान लो आरबीआई का ओम्बड्समैन है, अब कोई भी कस्टमर को कोई भी डेफिशिएंसी इन सर्विस हुई, उसने कंप्लेंट की, वो सीधा कहाँ गई? ओम्बड्समैन के पास गई। सो वो बैंक का तो एक तरीके से ये मान के चलो, बैंक की साइड से कि उल्टी गिनती शुरू हो गई 30 डेज वाली, कि 15 डेज पहले तो 15 डेज में उसको रिप्लाई करना है और 30 डेज में उसको रिजोल्व करना है कंप्लेंट को। ठीक है, अब बैंक के पास तो यही टाइम है रिजोल्व करने के लिए। ठीक है, सो इस चीज के लिए क्या हुआ कि वो डायरेक्ट ओम्बड्समैन के पास चले गई, अवार्ड चला गया। अब ओम्बड्समैन क्या है कि लिमिटेड है। ठीक है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जो ये सीआईआर कंपनी जो है, सीआईसी कंपनी, ये बहुत, और पेमेंट, बहुत सारी कंप्लेंट्स है, और ओम्बड्समैन क्या है, लिमिटेड हो गए। अब लिमिटेड है, सो इतनी कंप्लेंट्स और लिमिटेड ओम्बड्समैन, ठीक है, वो इतनी कंप्लेंट्स को रिजोल्व टाइम पे नहीं कर पाएंगे। ये भी एक पॉइंट है। तो इस चीज का रिजोल्यूशन क्या निकाला कि हाँ, एवरी बैंक अपने बिहाफ पे एक इंटरनल ओम्बड्समैन को अपॉइंट करेगा, सो दैट कि अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट करेगा उसको कौन कौन देखेगा? इंटरनल ओम्बड्समैन देखेगा सबसे पहले। ठीक है, इंटरनल ओम्बड्समैन अपने बिहाफ पे उसको डील करेगा, और ये हर बैंक का होगा। ठीक है, सो हर बैंक में एक इंटरनल ओम्बड्समैन रहेगा जो उनको डील करेगा, उसका रिजोल्यूशन करेगा। फर्दर वो उसके बाद ओम्बड्समैन उसको देखेगा। ठीक है, तो ओम्बड्समैन में उसकी अपील की जा सकती है। तो ऐसा कर दिया फिर, क्योंकि अब मान लो एक अपना, जैसे मान लो पीएनबी बैंक है, उसमें एक सेपरेट हो गया इंटरनल ओम्बड्समैन। अब पीएनबी की जितनी भी कंप्लेंट्स है वो देखेगा, क्योंकि ओम्बड्समैन में एक इश्यू और है। अब मान लो एसबीआई की डायरेक्शंस अलग अलग है, ठीक है, दूसरा कोई बैंक है, मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा, उसकी अलग अलग है इंटरनल गाइडलाइंस। ठीक है, कुछ एक जैसे मान लो सर्कुलर उनके अलग है, उनके अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस वेरिएशन हर एक में मिलता है। तो क्या है कि ओम्बड्समैन के लिए भी ये डिफिकल्ट है कि ये चीजें पता करना कि हाँ कौन सा बैंक कौन सी चीजें फॉलो कर रहा है। सो इंटरनल ओम्बड्समैन होने का एक ये बेनिफिट भी है कि वो कंसोलिडेटेड एक ही बैंक को हैंडल कर रहा है। ठीक है, जिससे ये बेनिफिट हुआ कि उसको भी जैसे जितनी भी कंप्लेंट्स आएंगी वो इजीली रिजोल्व कर सकता है, क्योंकि उसको उस बैंक की
सभी गाइडलाइन पता है, सभी कस्टमर्स को वो इजीली टैकल कर सकता है इंटरनल ओम्बड्समैन। तो ये चीज है, ठीक है। अब इसका मैंने बताया ना, मेन मकसद यही था कि जो मिनिमम केसेस हैं वो बैंकिंग ओम्बड्समैन तक पहुंचे। कि ऐसे तो ये होगा ना कि सारे इंस्टीट्यूशन है, सबकी कंप्लेंट एक ओम्बड्समैन के पास चली जाएंगी, तो वो कैसे रिजोल्व करेगा, ठीक है। सो रेगुलर जो रेगुलेटेड एंटिटी है, रेगुलेटेड एंटिटी कौन, जो बैंक हो गए या फिर मान लो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको आरबीआई रेगुलेट करता है, वो सब, वो मोर देन वन इंटरनल ओम्बड्समैन भी अब अपॉइंट कर सकते हैं। ये नहीं कि एक ही ओम्बड्समैन है। अब मान लो एक बैंक पे एक ही ओम्बड्समैन होगा, इंटरनल ओम्बड्समैन, तो वो कैसे रिजोल्व करेगा इतनी कंप्लेंट्स को। सो वो जो वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स है उनके, उनको देखते हुए मोर देन वन भी अपॉइंट कर सकता है इंटरनल ओम्बड्समैन, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ओम्बड्समैन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जो अपॉइंटमेंट है इंटरनल ओम्बड्समैन का, वो कैसे होता है, उसकी गाइडलाइंस कई बार पूछी जाती है। अब इंटरनल ओम्बड्समैन कौन हो सकता है, या तो एक रिटायर्ड या कोई सर्विंग ऑफिसर, ठीक है। रिटायर्ड या सर्विंग दोनों हो सकते हैं। रैंक जनरल मैनेजर से बिलो नहीं होनी चाहिए, जनरल मैनेजर या अबोव, ठीक है। जनरल मैनेजर तो होना ही होना चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और एज 70 अबोव नहीं होनी चाहिए। एज क्या है, 70 है, अप टू 70 इयर्स, ठीक है। उसका कंप्लीशन ऑफ टेन्योर होने तक 70 होनी चाहिए, ठीक है। और पहले इंटरनल ओम्बड्समैन एज ए इंटरनल ओम्बड्समैन ना रहा हो कहीं भी, ठीक है। उसको पहले इंटरनल ओम्बड्समैन ना अपॉइंट किया गया हो, और ना वो प्रेजेंट में कहीं हो इंटरनल ओम्बड्समैन। ये नहीं है कि वो मान लो किसी बैंक में इंटरनल ओम्बड्समैन है और वो दूसरे बैंक में भी अब अप्लाई कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो एक बार जहां रहेगा वहीं रहेगा। दूसरी चीज, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, अगर मान लो कोई इंटरनल ओम्बड्समैन किसी को अपॉइंट कर दिया, तो उस केस में उसको हटाया नहीं जा सकता फिर विदाउट आरबीआई के अप्रूवल के। ये हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट है इसका टेन्योर कितना रहेगा, मैंने बताया था 3 साल का होता है, बट उसको एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 5 इयर्स के लिए, ठीक है। और विदाउट एनी एक्सटेंशन इन टेन्योर और रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। उसको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा और रीअपॉइंटमेंट भी नहीं होगा फर्दर, एक बार जो हो गया वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा उसको 3 साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। किसी किसी केस में 5 साल के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है इंटरनल ओम्बड्समैन को, लेकिन जनरली 3 साल के लिए ही अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद एक बार तो इंटरनल ओम्बड्समैन ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, ठीक है, या जो भी पीरियड के लिए उसको अपॉइंट किया गया था वो पूरा हो गया, ठीक है। टेन्योर उसका पूरा होते ही उसको एक्सटेंशन या फिर रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। फिर फर्दर न्यू ओम्बड्समैन, कोई न्यू ऑफिसर, जो न्यू जीएम लेवल का जो भी रैंक का ऑफिसर होगा, उसको ही अपॉइंट दोबारा किया जा सकता है, ठीक है। और उसको बीच में नहीं हटाया जा सकता। उसका टेन्योर 3 साल का, 3 साल से पहले उसको नहीं हटा सकता बैंक विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई, ठीक है। नेक्स्ट है आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई एक्ट कब आया था, 2005 में आया था, ठीक है। और आरटीआई एक्ट का मेन पर्पज क्या है, ये सबसे पहले तो ये भी होल इंडिया में अप्लीकेबल है, ठीक है। अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। और इसको पास किया गया था कैसे, आरटीआई एक्ट कैसे आया था, इनेक्टेड थ्रू लेजिस्लेशन पास बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जब इसका लेजिस्लेशन पास हुआ था, उसके थ्रू इस एक्ट को लाया गया था, ठीक है। और ये एक्ट किस लिए आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन। अब मान लो किसी सिटीजन को, जो भी अपने इंडिया का कोई सिटीजन है, उसको बैंक या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है उससे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो उस केस में वो आरटीआई फाइल कर सकता है, सो दैट कि वो इंफॉर्मेशन वो पब्लिक अथॉरिटी उसको प्रोवाइड करेगी उसके बाद। और इस चीज का मेन मोटिव क्या था इस एक्ट का, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। अब जैसे मान लो आरटीआई एक्ट से पहले क्या हो रहा था, मान लो किसी भी डिपार्टमेंट ने कोई भी काम किया, तो उसका ब्यौरा वो नहीं देता था, ठीक है। किसी को भी नहीं पता होता था पब्लिक में कि ये काम हुआ, ये इसमें इतना खर्चा हुआ या फिर ये सब हुआ। अभी आपने रिसेंट में, अगर एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लो कई बार अपन आरटीआई लगाते हैं बैंक में, जैसे कितनी रिक्रूटमेंट हुई। अगर हमें किसी बैंक से ये पूछना है कि आपने लास्ट 5 इयर्स में कितने
रिक्रूटमेंट हुई बैंक में, ठीक है? तो पहले ये सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाती थी, नहीं पता होता था कि कहाँ कितनी रिक्रूटमेंट हुई, कहाँ कौन भर्ती हुआ, कहाँ क्या हुआ, कुछ हुआ या नहीं हुआ, कुछ नहीं पता चलता था। लेकिन अब अगर आपने आईटीआई अगर आपको पूछना है कि पिछले 5 साल में कितनी रिक्रूटमेंट हुई, तो उसका रिप्लाई आएगा जस्टिफाई होगा कि आप इतने-इतने इस कैडर में सब कुछ इतने-इतने रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, ठीक है? तो हर चीज़ पूछी जा सकती है। मान लो जैसे कोई चीज़ अ, कोई विज़िट की किसी भी जैसे मान लो किसी मिनिस्टर ने जैसे प्राइम मिनिस्टर ने अभी विज़िट की थी। प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया था ब्राज़ील को, ठीक है? ब्राज़ील को विज़िट किया था तो उसकी भी आरटीआई जैसे आपने पब्लिक में उसमें देखा हो अगर सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही थी कि उसपे भी आरटीआई लगाई थी कि प्राइम मिनिस्टर का कितने एक्सपेंसेस थे, ठीक है? और कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसेस थे, तो वो ट्रोल हो रखा था, उस चीज़ को ट्रोल कर रहे थे सोशल मीडिया में। तो ये सब चीजें पहले पब्लिक नहीं होती थी। आरटीआई ने इस चीज को पावरफुल किया कि सो दैट की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे कि लोग क्वेश्चन कर सके उस चीज को, जो पब्लिक है, जो सिटीजन है, उस चीज को क्वेश्चन कर सके कि हाँ ये चीज क्यों हो रही है, ठीक है? इस चीज के लिए आरटीआई एक्ट को लाया गया था। अब आरटीआई एक्ट में इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जा सकती है उसमें क्या इंफॉर्मेशन किस चीज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। मान लो कोई रिकॉर्ड अगर किसी रिकॉर्ड के बारे में पास्ट रिकॉर्ड है कोई मान लो मैंने बताया ना कि जैसे मान लो पिछले 5 साल का बैंकिंग में रिक्रूटमेंट का रिकॉर्ड मांगा, वो सब प्रोवाइड किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, मेमो, ठीक है, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉन्ग बुक, कॉन्ट्रैक्ट या ये सब जो भी चीजें हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक या फिर मटेरियल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में प्रोवाइड की जा सकती हैं, जैसी भी डिमांड की है बाय द पब्लिक अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है? ये सब चीजें इन चीजों के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है? और जितने भी सिटीजन हैं, ये नहीं कि इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी है कि मान लो ये आरटीआई फाइल कर सकते हैं या ये सिटीजन है जो अप्लीकेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया उनके पास ये है राइट है टू इंफॉर्मेशन का, ठीक है? टू सीक सच इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है? अब अगर मान लो एग्जाम्शन की बात करूं कि कौन-कौन से एग्जाम्शन है जहां पे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। अब आरटीआई एक्ट ने क्या किया, इसमें एक चीज ये हुई कि मान लो कोई भी किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन मांग रहा था। अब मान लो जैसे अपना कंट्री है, मान लो कोई जैसे मान लो डीआरडीओ के लिए एग्जांपल देता हूं मैं। डीआरडीओ कोई ऐसी चीज कर रहा है, कोई ऐसी मिसाइल बना रहा है, ठीक है? डीआरडीओ जैसे मान लो कोई मिसाइल बनाई, न्यूक्लियर मिसाइल, ठीक है, या कोई कोई भी चीज बनाई, ठीक है? जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं अग्नि मिसाइल का, ठीक है? अब मान लो आप आरटीआई लगा दो और डीआरडीओ को बोलो मान लो कि आपने जो मिसाइल बनाई है इसका मेरे को पेटेंट दो, या मान लो उसका जो भी तरीका है बनाने का वो सब प्रोसीजर वगैरह कंप्लीटली डिफाइन करो। सो उस केस में डीआरडीओ आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। क्यों करेगा? वो बैंक की सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सो हर चीज हर इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती। अब मान लो आप इसरो में आरटीआई फाइल करो और बोलो कि जो भी आपने मिशन लॉन्च किया है तो उसकी कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करो, ठीक है? वो आपको ये सब चीजें तो प्रोवाइड कर देंगे कि ये मिशन था, इस पर्पज के लिए था और इसमें ये हुआ और ये नहीं हुआ, लेकिन वो इंटरनल डेटा आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे कि हमने ये सैटेलाइट ऐसे बनाया है या फिर ये ऐसे डिजाइन किया है। इस चीज से क्या होगा, बैंक की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। सो ऐसी इंफॉर्मेशन आप कभी भी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती आरटीआई अंडर के एक्ट, ठीक है? तो इसमें यही बताया गया है कि जो अफेक्ट करे सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, रिलेशन विद फॉरेन स्टेट और लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। मेन चीज यही है शॉर्ट में कि जिससे अपने कंट्री को लॉस हो सके ऐसी इंफॉर्मेशन या सोवरेनिटी को खतरा हो सके ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है? अब मान लो ऑपरेशन सिंदूर है, ठीक है, वो कंक्लूड हो चुका, उसके रिलेटेड मान लो कोई इन्फॉर्मेशन अगर ये मिलती कि भाई हमने कितने वो करे इन ऑपरेशन सिंदूर में कितनी कैजुअलिटीज हुई, वो सब इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें कि ऑपरेशन सिंदूर में फ्यूचर में क्या हो रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो प्रोवाइड थोड़ी करेगा, वो कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगी गवर्नमेंट। बिकॉज क्योंकि फ्यूचर का अगर मान लो कोई भी डेवलपमेंट्स हो रही है या कुछ भी चल रहा है गवर्नमेंट के हैंड पे या जो सिक्योरिटी फोर्सेज के हैंड पे,
तो वो प्लानिंग अगर आपको डिस्क्लोज कर देंगे, वो डिस्क्लोज हो जाएगी, तो वो तो फिर जो अपना दूसरा कंट्री है उसको भी प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। सो इनेमी को भी प्रोवाइड हो जाएंगे। उस केस में क्या होगा कि कंक्लूड कभी कोई ऑपरेशन होगा ही नहीं, सब इंफॉर्मेशन तो मार्केट में लीक हो जाएगी। तो ऐसी चीजें कभी भी नहीं मिलेंगी, कभी भी डिस्क्लोज नहीं की जाएंगी, ठीक है। या फिर जैसे मान लो कोई भी ऐसी चीज है जो पब्लिश बाय कोर्ट ऑफ लॉ या ट्रिब्यूनल के अंडर है, जो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, जिसको डिस्क्लोज करना क्या होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवेलना होती हो जिसको, जिसमें पहले ही ये चीज बोली गई हो कि इसको डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है, वो नहीं हो सकता, उसको उसके अगेंस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी। या फिर मान लो मैंने बताया कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है या कोई प्रोसिक्यूशन हो रहा है ऑफेंडर्स का, उस केस में बीच में कोई इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिलेगी। पास्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, जो चीज हो चुकी उसमें पूछा जाए तो वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन जैसे मान लो कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही, कोई क्राइम हो गया, तो बीच में उसकी आरटीआई की जैसे मान लो है कि आप क्या कर रहे हैं, या फिर ये चीज की आपने इस चीज के लिए क्या क्या किया, वो सब चीजें नहीं प्रोवाइड की जा सकती। आपने कैसे इन्वेस्टिगेट किया, वो सब चीजें नहीं पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज हो सकती उस दौरान, जब तक कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइलिंग ऑफ आरटीआई, ठीक है। आरटीआई कैसे फाइल की जाएगी या फिर क्या क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो देखते हैं। आरटीआई को मैंने बताया सभी कोई भी सिटीजन फाइल कर सकता है, ठीक है। और जो भी उसको फाइल करेगा उसके साइन होने चाहिए आरटीआई पे, ये मस्ट है, ठीक है। आप फाइल कर रहे हैं तो आपके सिग्नेचर होने चाहिए उस पे, ये नहीं कि ऐसे ही आरटीआई फाइल कर दी, उसमें डाल दिया कि ये एड्रेस है, ये नाम है, बस उस पे साइन नहीं किए, तो वो अप्लीकेबल नहीं होगा। कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए, जिसने भी फाइल किया उसका कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए विद टेलीफोन नंबर अगर अवेलेबल है, फैक्स नंबर या फिर जो भी अवेलेबल है, ईमेल वगैरह जो भी सब, ठीक है। और अगर मान लो कोई अटैचमेंट है उसके साथ, कोई भी आपने जैसे कोई आरटीआई फाइल की और आपको कुछ भी उसके साथ अटैच करना है, तो वो अटैचमेंट एनक्लोजर होना चाहिए जिसका आपने रेफरेंस दिया है, वो उसके साथ अटैच होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, किस में आरटीआई को कैसे फाइल किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड से एग्जाम क्वेश्चन में आते ही आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो आरटीआई को कौन सी लैंग्वेज में फाइल किया जा सकता है एप्लीकेशन को, इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया, लोकल लैंग्वेज जो भी है उसमें फाइल किया जा सकता है। फीस क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि आरटीआई की फीस क्या है फाइल करने की। अंडर सेक्शन 6 ऑफ आरटीआई एक्ट इसकी फीस है 10 रुपीज, ठीक है। कितनी फीस है, 10 रुपीज। और अगर कोई बीपीएल है, कोई बिलो पॉवर्टी लाइन है अगर कोई पर्सन, उसके लिए कितनी है, निल, उसके लिए कोई फीस नहीं है आरटीआई फाइल करने की, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे। आरटीआई में जनरली कितने वर्ड होते हैं, इसमें 500 वर्ड से ज्यादा की आरटीआई नहीं होनी चाहिए। 500 वर्ड्स हो सकते हैं एक आरटीआई में, लेकिन अगर 500 से ज्यादा हो तो उस केस में क्या होगा, उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। आरटीआई का रिप्लाई तो करना पड़ेगा, बट जनरली इसमें 500 ही होते हैं। अगर मान लो कोई ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, 500 वर्ड्स ही उसमें लिख सकता है वो कंप्लेंट में, कि 500 वर्ड्स में उसको कंप्लेंट को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक चीज और है, जो सीपीआईओ का एड्रेस है या फिर जो एनेक्सर है उस पे जो भी कुछ लिखा हुआ है वो वर्ड्स उसमें काउंट नहीं होंगे। जो कंप्लेंट में जो जो कंप्लेनेंट है या जो आरटीआई है, अप्लीकेंट है, उसने जो आरटीआई लगाई है, वो जो वर्ड्स लिखेगा वही 500 वर्ड्स काउंट होंगे। ये नहीं कि पहले से जो अनेक्सर है उसमें सीपीआई होगा, एड्रेस वगैरह वो सब भी 500 वर्ड्स में आएगा। 500 वर्ड्स में वो चीज नहीं आएगी। जो कंप्लेंट है उसके जो बॉडी है, बॉडी पार्ट के 500 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। अब मान लो मैंने बताया था ना कि अगर 500 से ज्यादा वर्ड्स हैं तो वो कंप्लेंट इस ग्राउंड पे रिजेक्ट नहीं की जा सकती, एप्लीकेशन इस ग्राउंड पे रिजेक्ट नहीं की जा सकती कि उसमें ज्यादा 500 से ज्यादा वर्ड्स है, नहीं, उसका रिप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी बताया था मैंने कि जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उससे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। सब्जेक्ट क्या है, ये एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, कि किस कंडीशन पे, कि उसको जो भी बीपीएल की जो सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट के से इशूड है उसको वो अटैच करनी पड़ेगी, उसकी कॉपी, ठीक है, उसकी कॉपी उसके साथ अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एडिशनल फीस जो भी लगेगी, ठीक है, वो उसको वैन करना पड़ेगा, किसको,
एप्लीकेंट को, वो फीस हम आगे देखेंगे। अच्छा, ये 10 रुपीज की फीस कैसे पे की जा सकती है? कैश, डीडी या फिर कैश ऑर्डर, या फिर ऑनलाइन फाइल कर रहा है तो डिजिटली। ठीक है, कैश ऑर्डर, डीडी या फिर पोस्टल ऑर्डर हो सकता है, एक पोस्टल ऑर्डर भी होता है, पोस्टल ऑर्डर। ठीक है, इसमें फीस पे की जा सकती है। ठीक है, पेमेंट ऑफ फीस का क्या तरीका बताया मैंने? इंडियन पोस्टल ऑर्डर या फिर डीडी या फिर बैंकर्स चेक, जो भी है उस तरीके से पे की जा सकती है। किसको पे की जाएगी? अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। जो भी, जिस भी पब्लिक अथॉरिटी में जो भी कंप्लेंट फाइल की गई, जैसे मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में की, तो उसका जो अकाउंट्स ऑफिसर है उसके नाम पे डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर उसके नाम से बनेगा और उसको फीस पे की जाएगी। ठीक है, अगर मान लो आरटीआई में अपील कर रहा है कोई, अपीलेट अथॉरिटी को अपील की, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की या प्रोवाइड की नहीं आरटीआई के अंडर, ठीक है, और उसकी अपील की एप्लीकेंट ने, सो उसकी कोई भी फीस नहीं है दोबारा से जो अपील करने की। ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी अगर जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो एक्ट के अंडर जो कंप्लाई करने में फेल हो जाता है, अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है, सो जो भी इंफॉर्मेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अब पेमेंट ऑफ फीस मैंने बताया कि एडिशनल फीस जो है वो अभी हम आगे देखेंगे कि वो क्या क्या रहेगी। ये एडिशनल फीस इस प्रकार रहेगी, देखो कि अगर मान लो कोई इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की और वो उसके जैसे मल्टीपल पेजेस में है, जैसे मान लो कोई पेज है और वो उसकी फोटोकॉपी करनी है, या फिर मान लो उसकी कॉपी करके, जैसे कोई इंफॉर्मेशन थी वो कोई डायरी है या मान लो कोई लेजर है, उससे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, उसकी फोटोकॉपी करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो उस केस में कितनी है? 2 रुपी फॉर ईच पेज इन A4 और A3 साइज पेपर। ठीक है, या A4 या A3 साइज का कोई पेपर है और उस पर फोटोकॉपी हुई तो 2 रुपीज फॉर ईच पेज फी पेमेंट करनी पड़ेगी एडिशनल। ठीक है, और अगर कोई लार्जर साइज ऑफ पेपर है इनसे, तो उस केस में जितना भी कॉस्ट आएगा, उसका पेपर का जितना भी कॉस्ट है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो इंस्पेक्शन हुआ, रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करना पड़ा, मैंने बताया ना, जैसे मान लो अपने लेजर्स होते हैं उसमें से कोई इंफॉर्मेशन या कोई रिकॉर्ड उसमें से इंफॉर्मेशन उसमें से फाइंड आउट करनी है, सो उस चीज का, अगर उस चीज को फाइंड आउट करने में 1 आवर लगता है, सो कोई फीस नहीं है। अगर 1 आवर से ज्यादा लगता है उसको, उस इंफॉर्मेशन को ढूंढने में, लेजर्स को ढूंढने में या जो फाइल्स है उनको ढूंढने में 1 आवर से ज्यादा लगता है, तो 5 रुपी फॉर ईच सब्सिक्वेंट आवर, मतलब जैसे मान लो 5 घंटे लगे। ठीक है, तो 1 घंटा तो फ्री था, पहला आवर क्या था? फ्री था। ठीक है, बच गए 4 आवर, 4 आवर के हिसाब से 5 रुपए पर आवर। ठीक है, तो 20 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई इंफॉर्मेशन डिस्क या फ्लॉपी ड्राइव में उसको देना पड़ रहा है, मान लो जैसे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है या कोई ऑडियो है, तो उस केस में 50 रुपीज पर डिस्क। ठीक है, या फिर कोई, जैसे मान लो कोई प्रिंटेड फॉर्म है, ठीक है, तो मैंने बताया अगर उस पेज की फोटोकॉपी करनी पड़ रही है एक्सट्रैक्शन के लिए या कुछ और है, तो 2 रुपी पर पेज, 2 रुपी पर पेज। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है फ्रेंड्स, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये अमाउंट पूछी जाती है। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो बैंक्स में वो कौन रहेगा? मैंने बताया सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहेगा, हर एक सर्कल लेवल पे होता है, सर्कल ऑफिस के लेवल पे। और अपीलेट अथॉरिटी कौन होती है? हेड ऑफिस लेवल पे। ठीक है, अब मान लो किसी ने आरटीआई लगाई, ठीक है, तो अपना बैंक क्या है, एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ऐसे जिस जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना फ्रेंड, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई भी इस तरीके से एक एक चीज डिटेल में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके साथ आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। स्टडी बैंकर आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका आपको डिटेल में हर चीज की कवरेज मिलेगी। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि जो सर्कल ऑफिस लेवल है उस पे क्या होगा, जैसे मान लो अपना बैंक है, पीएनबी बैंक है, उसमें क्या है कि जो पब्लिक अथॉरिटी है वो सिंगल एंटिटी है, एक सिंगल एंटिटी ट्रीट किया जाएगा। अगर मान लो आरटीआई जैसे अपने सर्कल में फाइल हुई, ठीक है, तो उसको कौन देखेगा? सर्कल ऑफिस लेवल पे डील किया जाएगा उसको। ठीक है, सर्कल ऑफिस लेवल पे जो भी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा वो उसको डील करेगा। ठीक है,
अब उसका रिप्लाई यही, ऐसा नहीं कि जैसे मान लो जो आरटीआई लगेगी वो हेड ऑफिस जाएगी वहां से रिप्लाई आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर्कल ऑफिस लेवल पे एक सीपीआईओ अपॉइंट किया जाता है। ईच सर्कल ऑफिस में, हर सर्कल ऑफिस में एक ऑफिसर होता है जिसको अपॉइंट किया जाएगा, वो इन चीजों का रिप्लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि अपने बैंक में जो इन्फॉर्मेशन है वो यूनिवर्सल है, अगर नहीं है तो वो उसको एक्सट्रैक्ट करके देगा फर्दर, जैसे मान लो जेडओ या एचओ जिससे भी उसको हेल्प की रिक्वायरमेंट है या इंफॉर्मेशन गैदर करनी है वो करेगा और उसका रिप्लाई देगा। ठीक है, अगर ये नहीं कर पाता, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है, तो उसके लिए अपील कहाँ हो सकती है? अपीलेट अथॉरिटी को कौन है? हेड ऑफिस लेवल पे। ठीक है, जो सीपीआईओ हेड ऑफिस लेवल पे होगा वो होगा अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, अब मान लो टाइमलाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना कि सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कितने टाइम में प्रोवाइड करनी है। अगर जनरल पब्लिक है नॉर्मल केस में, ठीक है, जनरल पब्लिक है और ट्रांसफर फ्रॉम अनदर पब्लिक अथॉरिटी, नॉर्मल केस में 30 डेज के अंदर उसका रिप्लाई कर देना। मेन चीज ये है कि आरटीआई के एक्ट के अंडर जो इंफॉर्मेशन जो सीख की है एप्लीकेंट ने, उसका रिप्लाई 30 दिन के अंदर उसको दे देना है। ठीक है, अब मान लो कोई आरटीआई लगाई और उसमें कंसर्न है कि किसी की जान और माल का सवाल है, एक तरीके से ये जो आपको मैं सिंपल वे में बताऊं तो, इफ इट कंसर्न्स द लाइफ और लिबर्टी ऑफ ए पर्सन, अगर कोई मान लो ऐसी इंफॉर्मेशन है, अब मान लो कोई केस चल रहा है, ठीक है, एग्जांपल देता हूँ, कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और उसका आज जजमेंट है। ठीक है, उसका आज नहीं, मान लो जैसे उसका जजमेंट आना है और उसमें उसको जो भी पर्सन है उसको किसी को मान लो जैसे फांसी हो सकती है, ठीक है, डेथ सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, अब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो अगर मिल जाए, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो मिल जाए तो उसकी डेथ सेंटेंस बच सकती है। ठीक है, उसकी डेथ सेंटेंस बच सकती है वो इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए। अब क्या हुआ, जैसे मान लो उस बंदे ने या फिर मान लो उसके एडवोकेट ने किसी ने भी आरटीआई फाइल की, ठीक है, आरटीआई फाइल की और उसमें ये आरटीआई में ये मेंशन किया कि आपकी इस इंफॉर्मेशन से इस जो भी ये बंदा है इसकी जान को, उसकी जान बच सकती है। ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन को 48 आवर्स के अंदर जो पब्लिक अथॉरिटी है जिसके अंडर वो आती है, जिसको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उसको 48 आवर्स में प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि किसी की जान का सवाल है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार। ठीक है, अब मान लो कोई इंफॉर्मेशन है और वो रिसीव हुई है सीएपीआईओ, अपीलेट अथॉरिटी, सीएपीआईओ का मतलब अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, अब उसको उसमें उस केस में क्या होगा, 5 डेज ऐड कर दिए जाएंगे इन डेज के अंडर अंडर। ठीक है, अब मान लो जैसे सीपीआईओ ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, वो अपीलेट अथॉरिटी ने वो फिर वो अपील किया और उसने प्रोवाइड की, तो इसमें क्या होगा, 5 डेज जो टाइम पीरियड जो है, ये मान लो 30 डेज था तो 35 डेज में इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा अपीलेट अथॉरिटी को, और इस केस में 5 डेज और ऐड हो जाते हैं, 48 आवर्स यानी कि 2 डेज प्लस 5 डेज, 2 प्लस 5 डेज, ये टाइम हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, टाइमलाइन फॉर ट्रांसफर, जो मान लो जैसे मान लो अगर कोई एक पब्लिक अथॉरिटी है उससे इंफॉर्मेशन के लिए अपील की, अब वो इंफॉर्मेशन उस पब्लिक अथॉरिटी के पास नहीं है लेकिन दूसरी के पास है, ठीक है, डिपार्टमेंट मान लो सेम ही है और हायर अथॉरिटी पे वो प्रोवाइड की जा सकती है, या मान लो वो ऑफिस अलग अलग है दोनों के, वो इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह है। अब मान लो जैसे अपने से कोई ब्रांच में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे आरटीआई से, और वो इन्फॉर्मेशन अपनी ब्रांच में ना होके दूसरी ब्रांच में हो, और अपन क्या करेंगे, उस आरटीआई को ट्रांसफर करेंगे। या मान लो जैसे सर्कल ऑफिस लेवल पे है तो उस सर्कल के पास नहीं है, दूसरे सर्कल के पास है या कहीं भी है, तो वो दूसरे को ट्रांसफर करेगा। तो उस केस में क्या होगा कि वो ट्रांसफर कितने टाइम के अंदर हो जानी चाहिए, मैंने बताया था ना 5 डेज। ये जो लास्ट में जो 5 डेज ऐड हुए थे ना, वो ये 5 डेज ही ऐड हुए थे, क्योंकि जिस भी पब्लिक अथॉरिटी को जो भी मान लो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी, उसके पास तो है नहीं ना, तो वो उस चीज को ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर करने में अभी उसको टाइम लगेगा।
तो मैक्सिमम 5 डेज के अंदर अंदर ट्रांसफर कर देना है। अगर वो सीपीआईओ उस एप्लीकेशन को 5 डेज के अंदर अंदर दूसरी पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफर नहीं कर पाया, तो उस केस में क्या होगा, जो डिले है, डिले जो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल वही अथॉरिटी होगी जो 5 दिन के अंदर अंदर 5 डेज के अंदर अंदर दूसरी अथॉरिटी को, पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफर नहीं कर पाया। और जो भी डिस्पोजिंग ऑफ एप्लीकेशन में जो जो भी कॉस्ट आएगी या जो भी पेनल्टी वगैरह लगेगी वो ये सीपीआईओ को लगेगी। ठीक है। और मैंने एक चीज बताई थी, आवर बैंक इज ए होल इन वन पब्लिक अथॉरिटी। अपना बैंक केवल एक ही पब्लिक अथॉरिटी माना जाता है, क्योंकि क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है सेंट्रली अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स। अब अपील कहां कर सकता है, मैंने बताया था ना, वेयर टू अपील। अगर मान लो सीपीआईओ नहीं देता है तो अपीलेट अथॉरिटी है। और अपीलेट अथॉरिटी, बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि अपीलेट अथॉरिटी कौन हो सकता है, जो सीपीआईओ है उससे 1 रैंक हाइयर। ठीक है, 1 रैंक या उससे बहुत कोई भी रैंक हो सकती है। हु इज एन ऑफिसर सीनियर इन रैंक टू सीपीआईओ। अब मान लो सीपीआईओ मान लो स्केल 2 है। ठीक है, स्केल 2 है तो अपीलेट स्केल 3, 4 या वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैंने बताया। ठीक है फ्रेंड्स। अब अपील फाइल करने के लिए टाइम लिमिट क्या है, अपील विद इन 30 डेज फ्रॉम द, जो मान लो 30 डेज पहले हमने देखा था कि जो 30 दिन के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है। अब 30 दिन के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, ठीक है, 30 डेज के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, उस केस में क्या होगा, वो अपील कर सकता है। कितने, फर्दर 30 डेज, जब उसको 30 दिन पूरे हो रहे हो, इंफॉर्मेशन जो भी अपील एप्लीकेशन डाली थी, एप्लीकेशन से 30 डेज हो जाए और इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो उसके फर्दर 30 डेज के अंदर अंदर वो अपील कर सकता है। या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, इंफॉर्मेशन अपने को मिल गई, उससे अपन सेटिस्फाई नहीं हुए, तो उसके फर्दर 30 डेज के अंदर अंदर अप्लाई अपील हो सकती है। ठीक है। और जो अपीलेट अथॉरिटी है उसको उसको कितने टाइम के अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा, उसके पास भी 30 दिन का टाइम है। लेकिन कोई एक्सेप्शनल केस आ जाता है या फिर मान लो कोई ऐसी चीज है जो उस टाइम पे प्रोवाइड नहीं की जा सकती इंफॉर्मेशन, उस केस में कितना हो सकता है, 45 डेज। उस केस में टाइम कितना हो सकता है, 45 डेज। अब मान लो सेकंड अपील, अगर मान लो पहली अपील की और उससे भी एप्लीकेंट जिसने भी इंफॉर्मेशन सीख की थी वो अपीलेट अथॉरिटी के भी उससे अगर मान लो रिप्लाई से संतुष्ट नहीं होता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है, उस केस में क्या होगा, या फिर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी भी उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा पाती, वो सेकंड अपील कर सकता है। किसको, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को। किसको, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को विद इन 90 डेज, जो भी टाइम लिमिट है उसके 90 डेज के अंडर अंडर। ठीक है। मान लो जो अपीलेट अथॉरिटी थी फर्स्ट CAIPO, उसने कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की और वो जो भी एप्लीकेंट था वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो 90 डेज के अंदर अंदर उसको सेकंड अपील कर सकता है। जो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी कौन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को। ठीक है फ्रेंड्स। अब पेनल्टी की बात करें अगर इसमें, सो पेनल्टी के का प्रोविजन कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 20 सब सेक्शन 1 ऑफ RTI एक्ट 2005 में एवरी सीपीआईओ है वो उस पर पेनल्टी क्या लगेगी, 250 रुपीज पर डे के हिसाब से मैक्सिमम अप टू 25,000 की पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है अगर उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। उस केस में मैंने बताया था ना कि वो पेनल्टी के लिए वो लाइबल होगा सीपीआईओ, लास्ट में हमने देखा था। तो वो पेनल्टी कितनी हो सकती है, 250 पर डे, मैक्सिमम अप टू 25,000 रुपीज। ठीक है। और एज पर सेक्शन 19 सब सेक्शन 8 क्लोज बी ऑफ RTI एक्ट, CIC के पास क्या पावर है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन का जो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी था उसके पास पावर क्या है कि जो पब्लिक अथॉरिटी है वो कंपेंसेट करेगी कंप्लेनेंट को। मैंने बताया था ना कि वही लाइबल होगा, सीपीआईओ ही लाइबल होगा, वही पे करेगा। ठीक है। और जो ये कंपेंसेशन है ये पब्लिक अथॉरिटी किसको पे करेगी, अपीलेट को या फिर कंप्लेनेंट को, जो भी उस टाइम पे अवार्ड हुआ उसको। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था फ्रेंड्स, 1986 में। कब आया था, 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया था इसको। फर्दर इसको जब 1986 में ये आया था, इसको कोपरा एक्ट भी बोलते हैं, कोपरा एक्ट भी बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को।
जब ये 1986 में आया था, उसके बाद अच्छा ये आया कैसे था? एक्ट बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के में इसका जज जो भी वो पास हुआ था बिल, और उसके बाद एक्ट बना था ये, ठीक है? और इसको किस लिए लाया गया था? कंज्यूमर्स के जो इंटरेस्ट कंप्लेंट वगैरह जब मान लो कुछ है या उनके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, ठीक है? और इसको अपडेट कब किया गया है वापस? इसमें जो मॉडिफिकेशन है या जो भी किया गया वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है? 2019 में इसको वापस इसमें जो अपडेशन हुई है वो हुए हैं। ये एक्ट कंप्लीट इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, लेकिन अब तो स्टेट नहीं है, अब तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अलग से है और लद्दाख अलग से है। पहले जो स्टेट था तब ये एप्लीकेबल नहीं था उस टाइम पे, ठीक है? कोपरा एक्ट क्या है कि इसमें इसके अंडर क्या है कि डिस्प्यूट जो कंप्लेनेंट जो भी डिस्प्यूट है, मान लो कोई भी, जैसे मान लो बताया था ना कि किसी कस्टमर को लॉस होता है सर्विस से, कोई भी सर्विस उसको प्रोवाइड की गई उससे उसका लॉस हुआ, ठीक है? तो उस केस में मान लो उसको इंटरेस्ट कम मिला या कुछ भी, तो अब तो ओम्बड्समैन आ गया, लेकिन पहले ओम्बड्समैन नहीं था ना। तो उस केस में क्या होता था कि इस एक्ट के अंडर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर केस फाइल होता था। अब वो केसेस क्या है कि जैसे अपने इंडिया में कोई केस 5 साल चल रहा है, 10 साल चल रहा है, 8 साल चल रहा है, उसका रेजोल्यूशन नहीं हो रहा, तो वो सब सिस्टम से ओवरकम करने के लिए ओम्बड्समैन स्कीम को लाया गया था, सो दैट की ग्रीवेंस रिड्रेसल इजी हो सके, कस्टमर की का रेजोल्यूशन टाइमली हो सके उस चीज के लिए। सो ये एक्ट क्या था कि अगर कोई कस्टमर सर्विस में डेफिशिएंसी मैंने बताया सो और वो सफर कर रहा है, सो वो कंप्लेंट कर सकता है कोबरा एक्ट में सेक्शन 2 सब सेक्शन सी के अंडर, ठीक है? अब कोपरा एक्ट में जो कंप्लेंट रिड्रेसल के लिए जो जो एजेंसी बनाई गई है, जैसे उसमें इंटरनल ओम्बड्समैन था, ओम्बड्समैन है, इसी तरीके से इसमें क्या क्या है, एक तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, एक स्टेट कमीशन है और एक नेशनल कमीशन है। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई जैसे कोई भी कंप्लेंट फाइल होगी तो वो सबसे पहले कहाँ होगी? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको कंप्लेंट को फाइल किया जाएगा। उसके बाद अगर मान लो वो फर्दर उसको अपील करता है तो वो कहाँ जाएगी? स्टेट कमीशन पे। स्टेट कमीशन के बाद नेशनल कमीशन, और इसके बाद हमारा क्या है, एक ही सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, उसके बाद वहां अप्लाई कर सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? अब टाइम फ्रेम क्या है कंप्लेंट फाइल करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है? कंप्लेंट कब फाइल हो सकती है, इसका लिमिटेशन पीरियड क्या है? कंप्लेंट फाइल करने का लिमिटेशन का मतलब कितने टाइम के अंदर कंप्लेंट फाइल हो सकती है? 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉज वाज अराइजन। मान लो जैसे कोई भी डेफिशिएंसी इन सर्विस हुई या कोई भी चीज हुई, घटना घटी, उसके 2 साल के अंदर अंदर कंप्लेंट फाइल हो सकती है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्टार मार्क किया हुआ है, ठीक है? अब 2 साल के बाद भी कंप्लेंट एंटरटेन की जा सकती है, बस उसकी कंडीशन क्या है कि कंप्लेनेंट के पास सेटिस्फाइड कोज हो, सफिशिएंट कोज हो कि उसने 2 साल के अंदर अंदर फाइल क्यों नहीं की थी, क्या रीजन था। अगर नेशनल कमीशन या डिस्ट्रिक्ट होम या जहां भी वो कंप्लेंट फाइल होगी वो सेटिस्फाई है उस कोज से, सो दैट कि वो उसको ट्रीट कर सकता है, अदरवाइज डिस्पोज हो जाएगी कंप्लेंट, ठीक है? सो अब ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है कि कितनी अमाउंट तक की कंप्लेंट कहां की जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के लेवल पे कितनी अमाउंट तक की, अगर कोई क्लेम है वो 1 करोड़ तक की अमाउंट है, डिस्प्यूट है वो 1 करोड़ तक की अमाउंट का है, सो वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म पे। 1 से 10 करोड़ तक की अमाउंट का डिस्प्यूट है सो स्टेट कमीशन पे, और 10 करोड़ से अबव की अमाउंट है सो नेशनल कमीशन पे वो कंप्लेंट फाइल हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स? ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, सो इसको ध्यान रखना कि डिस्ट्रिक्ट फॉर्म पे 1 करोड़ तक की अगर डिस्प्यूट है वो फाइल किया जा सकता है कंप्लेंट उसके अगेंस्ट, स्टेट लेवल पे 1 से 10 करोड़, और नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन में 10 करोड़ से अबव, ठीक है? अब हियरिंग ऑफ कंप्लेंट्स का जो प्रोसीजर है वो क्या है कि मान लो जैसे कंज्यूमर ने कोई कंप्लेंट फाइल की, ठीक है? सो जो अपोजिट पार्टी है, मान लो जैसे बैंक के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल की, तो बैंक को उसका रिप्लाई कितने दिन के अंदर अंदर देना है? 30 डेज के अंदर अंदर। सेम टू सेम जो ओम्बड्समैन में था 30 उसमें 15 डेज था, लेकिन इसमें क्या है 30 डेज के अंदर अंदर उसका रिप्लाई दे देना है बैंक को,
कि हमारा पॉइंट ऑफ ये पॉइंट है, इसी वजह से इसको ये डेफिशिएंसी सर्विस में, या मान लो कोई इंटरेस्ट ज्यादा लग गया या उसके चार्जेस डेबिट हो गए, तो उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा बैंक को, कितने टाइम के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर जो भी एविडेंस है वो सब प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये पीरियड अगर मान लो 30 डेज से ज्यादा टाइम लग रहा है उस चीज में, तो उसको 15 डेज के लिए फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है, आफ्टर द परमिशन ऑफ, जहां भी केस फाइल हुआ, मान लो डिस्ट्रिक्ट होम, स्टेट या नेशनल कमीशन, जहां भी उनकी परमिशन के साथ। ठीक है, अब मैंने बताया था अपील कहाँ कहाँ हो सकती है। मान लो डिस्ट्रिक्ट होम में था, डिस्ट्रिक्ट होम से जो भी जजमेंट आया उससे जो भी जिसने भी एप्लीकेंट था या जो जिसने भी कंप्लेंट की थी, वो कंप्लेनेंट सेटिस्फाइड नहीं है, सो वो कहाँ अपील कर सकता है, स्टेट कमीशन में। स्टेट से भी नहीं है तो नेशनल कमीशन, और नेशनल भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट है ही हर चीज के लिए। सो नेक्स्ट है फाइनल, सुप्रीम कोर्ट। अब इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स, इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स का मतलब, मान लो जो भी जजमेंट आया, जिस भी फॉर्म का जजमेंट आया, उस केस में वो उसको इन्फोर्स कैसे किया जाएगा, कैसे वो ऑर्डर इन्फोर्स कर सकती है, तो उस केस में क्या क्या पावर्स है उनकी, वो देखते हैं। मान लो जो ऑर्डर पास कर दिया डिस्ट्रिक्ट फॉर्म ने या नेशनल कमीशन या जो भी, ठीक है, तो उसके पास क्या पावर्स है, उसके पास क्या, जैसे मान लो एक कोई, ये जरूरी नहीं कि कोई बैंक के लिए ही कंप्लेंट करेगा या कोई और भी, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, ए पर्सन बी से जैसे मान लो कोई पैसे उधार मांग रहा था, या मान लो बी की वजह से इसको कोई ए को लॉस हो गया किसी चीज का, ए ने कंप्लेंट कर दी बी की, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि जैसे ए के फेवर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पास कर दिया कि बी इसको 10 लाख रुपए कंपेंसेशन पे करेगा, ठीक है, इसका जो भी लॉस हुआ उसके लिए 10 लाख रुपए बी पे करेगा। अब बी अगर 10 लाख रुपए पे नहीं करता है ए को, सो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के जो भी जिसने भी अथॉरिटी था, जिसने भी जो जजमेंट पास किया, तो उसके पास क्या पावर्स है, उसके पास पावर क्या है कि बी की जो प्रॉपर्टी है वो अटैच हो सकती है, क्योंकि इसने डिफॉल्ट कर दिया, 10 लाख के वो पे नहीं कर रहा जो भी उसका ऑर्डर पास हुआ था। या तो वो अपील करे बी, अगर सेटिस्फाई नहीं है, और अगर अपील नहीं करता उस केस में उसको 10 लाख पे करना है, ये दोनों काम नहीं कर रहा है, उस केस में क्या होगा कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। उसके बाद अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है, तो जो ये प्रॉपर्टी अटैच की इसको बेच दिया जाएगा, और उसके बेचने के बाद जो भी प्रोसीड होगा, तो जो भी अमाउंट आएगी उसको कंप्लेनेंट को, ए को पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब हो सकता है, और अगर इसके बावजूद भी मान लो वो चीज नहीं हो पाए, इसके लिए ये एक प्रोविजन और है कि बी को सजा मिल सकती है, ठीक है, क्या, इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर ए पीरियड ऑफ मिनिमम 1 मंथ, ठीक है, और अप टू 3 इयर्स, 1 मंथ से 3 साल के लिए, 1 मंथ टू 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और फाइन 2000 से 10,000, ठीक है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। अब इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर है वो कौन कर सकता है, कौन जो ये ऑर्डर पास कर सकता है, सो जो ट्रायल है, अगर मान लो उसने डिफॉल्ट कर दिया, उसने पैसे पे नहीं करे, सो जो ये इम्प्रिजनमेंट वगैरह है, इनके जो ऑर्डर है, ये अलग से ट्रायल चलेगा, उसका अलग से ट्रायल होता है, और उस केस में कि कितनी सजा होनी है, ये नहीं कि जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट होम ने जो ऑर्डर पास किया था इसने नहीं किया, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट होम ही ऑर्डर पास कर देगा, वो चीज नहीं है, इसका अलग से ट्रायल होता है, और उस केस में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसके पास पावर्स हैं, जो इम्प्रिजनमेंट और फाइन, जो इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, और फाइन है, ठीक है, इन दोनों की पावर्स किसके पास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास, जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके पास, ठीक है। अब मान लो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और इसका कंसेप्ट भी बताऊंगा कि ये प्रिजर्व क्यों करके रखना है। हमने हर बार सुना है कि जैसे मान लो जो बैंक के रिकॉर्ड्स है वो प्रिजर्व करके रखने हैं, ठीक है, और स्पेशली क्यों करके रखने हैं, इस चीज का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड, अगर मान लो कोई कंप्लेंट फाइल हुई थी, ठीक है, उसका जजमेंट आया, ठीक है, तो जो रिकॉर्ड है या जो मेन फाइल्स है, जो रिकॉर्ड है, मेन रिकॉर्ड है, तो ओरिजिनल ऑर्डर शीट, या ओरिजिनल ऑर्डर शीट क्या, जो जजमेंट आया वो ऑर्डर, प्लस जितने भी रिकॉर्ड है, वो सब कब तक प्रिजर्व करके रखने हैं, 5 साल के लिए, ठीक है। मिनिमम पीरियड कितना है, 5 साल के लिए तो रखने ही रखने हैं, ठीक है, ज्यादा
रखना चाहे तो रखो, नहीं मत रखो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मिनिमम 5 साल के लिए रखना ही रखना है, ठीक है? अच्छा, अब मान लो रिकॉर्ड है, वो अपील हुआ था। अब मान लो कोई ऑर्डर आया था, उसकी अपील हुई, ठीक है? और उसके बाद वो रिकॉर्ड रिवाइज हो गया, ऑर्डर रिवाइज हो गया। मान लो पहले किसी ने जजमेंट पास किया था कि 10 लाख उसको पे करना है, उसके बाद उसने अपील कर दी, तो उसने सोचा नहीं 10 लाख तो गलत जजमेंट हो गया, उसको 5 लाख ही पे करना था, तो 5 लाख का जजमेंट आ गया दोबारा से, ठीक है? तो वो रिवाइज हो गया ऑर्डर। उस केस में भी जो रिवाइज हुआ उस डेट के 3 इयर्स तक, ठीक है? 3 इयर्स जो डिस्पोज हुई 5 लाख का जो जब जजमेंट आया उसके 3 इयर्स के अंदर-अंदर उसको प्रिजर्व करके रखना है। अब ये टाइम लिमिट क्यों है? आपने कभी सोचा है ये 5 साल के लिए क्यों रखना है? अब मान लो जैसे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म पे किसी ने केस फाइल किया था, उसने जजमेंट दिया, ठीक है? कि इस बंदे को 10 लाख पे करना पड़ेगा, ठीक है? इसका लॉस हुआ है 10 लाख का, 10 लाख इसको पे करना पड़ेगा, ठीक है? जजमेंट आ गया जी। अब ये नहीं है कि जजमेंट आया और हमने क्या किया, डिस्पोज कर दिया उसका, जो भी एविडेंस था, फाइल्स वगैरह थी, डिस्पोज कर दी, ठीक है, केस सोल्व हो गया, चलो कर दो डिस्पोज, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो कंप्लेनेंट है वो मान लो जैसे उसको 10 लाख पे करने हैं, अब जिसके अगेंस्ट में जो ऑर्डर आया वो उससे सेटिस्फाई नहीं है और वो उसको अपील कर दे। अब मान ले इसने अपील कर दी और हमने कर दिया डिस्पोज, फिर हम उसको वापस उसका जो एविडेंसेस है वो प्रोड्यूस कैसे करेंगे? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या क्या हुआ था। सो दैट इज वाई इसको प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि वो 2 साल के अंदर अंदर तो केस फाइल कर सकता था, अपील कर सकता था कहीं भी 2 साल के अंदर अंदर, जो कोई भी जैसे मान लो उसको डेफिशिएंसी इन सर्विस हुई उसके बाद, ठीक है? तो उस केस में इसमें भी ऐसा ही है कि अब मान लो उसको अपील करनी हो, तो 5 इयर्स के अंदर अंदर अपील करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद करेगा तो वो होगी नहीं पहली बात तो, लेकिन अगर हो भी जाएगी तो उस केस में ये कि जी हमने डिस्पोज कर दिया, अगर नहीं तो रिकॉर्ड है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है, ठीक है? अब मान लो अपील की इसने दूसरे, जैसे इसने क्या किया, स्टेट फॉर्म में अपील कर दी, ठीक है? इसने स्टेट फॉर्म में अपील कर दी। अब स्टेट फॉर्म में ने जजमेंट दिया, ठीक है? फर्स्ट अपील होगी ना, अब उसने जजमेंट दिया 5 लाख का, ठीक है? 5 लाख का जजमेंट आ गया, इसके बाद क्या हुआ, 3 साल तक इसको भी प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि इसके बाद ये नेशनल फॉर्म में भी अपील कर सकता है, ठीक है? और नेशनल के बाद ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो हमें उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कंप्लीट, जो-जो चीजें थी, ये नहीं कि इसको हम डिस्पोज कर देंगे, ठीक है? वो कहीं भी अभी जब तक उसका फाइनल नहीं हो जाता, और अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो उसके बाद भी हमें रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, ठीक है? ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हो ये तो फाइनल हो गया, क्योंकि उसमें भी दोबारा अपील हो सकती है, ठीक है? सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी क्लास ओम्बड्समैन, आरटीआई एक्ट और कोपरा एक्ट, जो भी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रिलेवेंट है चीजें, और पूरी डिटेल में कंप्रीहेंसिव कवरेज आपको प्रोवाइड की है फ्रेंड्स। स्टडी बैंकर ने आपसे एक वादा किया था कि आपको कंप्रीहेंसिव कवरेज हर टॉपिक की मिलेगी, विद प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसके साथ, प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है उसके साथ, और हम अपने वादे पे अडिग है फ्रेंड्स। आपको कभी भी ऐसी चीजें प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। अब मैं वो चीजें जो आपको, ये जो टाइम लिमिट है या फिर उसकी जो आरटीआई की फीस है, ये सब चीजें, ये मैं आपको डायरेक्ट ये 2 स्लाइड में या 3 स्लाइड में खत्म हो जाता टॉपिक, लेकिन आपको सीधी डायरेक्ट वही चीज बताता कि इसका ये है, आप रट लो, लेकिन आपको चीजें समझ में तो नहीं आई ना, आप ठीक है रट के चले जाओगे, एग्जाम में अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो आप उसका रिप्लाई नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स। तो ये चीजें हैं, इसलिए मैं आपको कंप्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। हमारा मकसद आपको केवल एग्जाम पास कराना नहीं है फ्रेंड्स, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सो दैट कि आप फ्यूचर में मान लो अगर आपका प्रमोशन होता है, तो आप चीजों को की क्लैरिटी समझ पाओ कि कौन सी चीज कैसे हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अगर आप रट के चले गए तो आपको पता है कि हाँ इसका ये टाइम है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये चीज क्यों है, ये कैसे हो रही है, इसका रिप्लाई कौन देगा, अपीलेट अथॉरिटी कौन है, कहाँ पे क्या होगा। सो दैट हम आपका, हमारा मकसद ये है कि आपको हर टॉपिक की क्लैरिटी हो इन डेप्थ, सो दैट कि आप अपने आप को ब्रॉडली उस पोजीशन पे अच्छे से प्लेस कर पाओ, आपका प्रमोशन हो तो आप हेजिटेट ना करो। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ गया सो उस टाइम पे भी आप हेजिटेट ना करो कि इसको अटेम्प्ट कैसे करूं और क्या होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।